पिछले दिनों राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटों का आरोप लगाते हुए तमाम सबूत सामने रखे और तब से देश भर में तहलका मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसके बाद अब एक बार फिर से महाराष्ट्र के बारे में एक नई रिपोर्ट आई है जिसने नया बवाल मचा रखा है। यानी वोट चोरी का एक नया एटम बम कथित रूप से फटा है और हारने वाले उम्मीदवार ने चुनाव तो हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारा। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर यह गड़बड़ी वोटिंग से पहले भी पकड़ी जा चुकी थी, मगर शिकायत के बाद भी कथित रूप से कार्रवाई नहीं हुई। मामला बड़ा गंभीर है। उधर बिहार में दैनिक भास्कर ने अपने 20 रिपोर्टरों को मैदान में उतारकर SIR की पोल एक बार फिर से खोल दिया है। ग्राउंड पर जाने के बाद पत्रकारों को जो मिल रहा है वो केंचुआ के मुखिया ज्ञानेश कुमार को सीधे सीधे झूठा साबित करता है। वैसे ज्ञानेश कुमार का एक और कथित झूठ पकड़ा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गलत जानकारी दी। क्या है वो झूठ, उस पर भी बात करेंगे। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन पूछने लगे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने कह दिया कि बहुत सारे लोगों के पास अपना घर नहीं है, इसलिए वोटर ID पर मकान संख्या के आगे 00 दिखता है। तो फिर उन्हीं लोगों का जो आधार कार्ड बनता है उसमें 00 काहे नहीं दिखता है ज्ञानेश कुमार? अगर लोगों के पास घर नहीं है, इस देश में 142 करोड़ आधार कार्ड बने हैं, इस हिसाब से उनके आधार पर भी तो 00 आना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने मोदी सत्ता को बुरी तरह लताड़ा है, क्योंकि मोदी सत्ता राज्यपालों के जरिए विपक्ष की सरकारों को कंट्रोल करना चाह रही थी। होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के जजों से कहा है कि तकिए पर सर रखने से पहले सोचिए। क्या सोचने के लिए बोला है अभी थोड़ी देर में जानेंगे, और ये भी पूछेंगे कि जब सर रखने से पहले सोचना है तो हुजूर जरा आप भी सोचिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, यानी मुफ्त में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया पर एक डांस का वीडियो वायरल है। भाजपा सांसद और लहंगा उठा दे रिमोट सिस्टम के उस्ताद रवि किशन गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी संग गोरखपुर वाला ठुमका लगा रहे हैं। ये गठबंधन नया नहीं है, मगर ये बताता है कि भाजपा और गोदी मीडिया का बंधन कितना मजबूत है, घर तक पहुंचता है। इसलिए अगर चित्रा त्रिपाठी टीवी पर बाज नजर आती हैं तो इसमें कोई उनका दोष नहीं है, क्योंकि अपने तो अपने होते ही हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि चित्रा रवि किशन की तरह घोषित भाजपाई हैं, लेकिन गोरखपुर वाला कनेक्शन तो है ये है, बाकी पार्टी वगैरह चलती रहती है। इधर नीतीश कुमार भी अब मुसलमानों के नहीं रहे। मोदी का असर बहुत ज़्यादा हो गया है, तभी पब्लिकली मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं। और गलती नीतीश कुमार की नहीं है, ये संगत का असर है। नीतीश वही कर रहे हैं जो उन्होंने मोदी के साथ रहते हुए सीखा है, और ये पहली बार होगा जब नीतीश कुमार ने किसी कार्यक्रम में मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। वरना घूम घूम के कभी मजार तो कभी मस्जिद घुमा करते थे, वरना ढूंढ ढूंढ के मस्जिदों और मजारों में दरबार लगाया करते थे। 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने भी यही किया था। मुस्लिम नेताओं के साथ एक मुलाकात में महामानव ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, और बिहार का मुसलमान देख रहा है कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। पहले वक्फ कानून पर धोखा और अब टोपी पहनने से इनकार। मगर राहुल गांधी और तेजस्वी को इससे परहेज नहीं है। वे मस्जिदों में भी जा रहे हैं और खुलकर मुस्लिम नेताओं से मीटिंग भी कर रहे हैं, जहां सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोटवा चोर गद्दी छोड़। और जब ये नारा गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी की सत्ता के खिलाफ जन आंदोलन भड़कने लगा है। राहुल गांधी का जलाया दिया ज्वालामुखी बनने लगा है। इससे पहले कि हम वोट चोरी की बात करें, बिहार में NDA की दूसरी गलती को समझ लीजिए। कैसे राजीव प्रताप रूडी के जरिए राहुल गांधी ने बिहार के सवर्णों को संदेश दे दिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी की जीत केवल संजीव बालियान की हार नहीं है, ये अमित शाह की भी हार है। क्योंकि अमित शाह ने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को इज्जत का सवाल बना लिया था, और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव प्रताप रूडी का समर्थन करके बिहार के राजपूतों को संदेश दे दिया कि जब बात उनके साथ खड़े होने की आएगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अमित शाह का संजीव बालियान को समर्थन करना बिहार में बलंडर साबित हो गया, कहिए कि भारी मिस्टेक हो गया, और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। 2024 में आरा के RK सिंह की हार ने भी बिहार के राजपूतों को नाराज किया था। बक्सर के अश्विनी चौबे तो खुलेआम भड़क गए थे। याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में यूपी बिहार के राजपूत एकदम एकजुट थे, और यूपी में तो इनका कुटुंब परिवार भी बन गया है। अब ये मत पूछिए कि किसके समर्थन में और किसके खिलाफ बना है। बस ये जान लीजिए कि जब अमित शाह यूपी के ही जाट नेता संजीव बालियान का समर्थन कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ रूडी के साथ खड़े बताए गए, और जिस तरीके से राजपूत सांसदों ने एकजुट होकर राजीव प्रताप रूडी को वोट दिया, अमित शाह की परवाह नहीं की, वो बताता है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों की सीट पर सवर्णों को मैदान में उतारा तो उस जाति का सवर्ण वोट सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ
जाएगा। बिहार में चुनाव का ऐलान होने से पहले भाजपा प्लस एनडीए की ये दूसरी बड़ी गलती है। आरा बक्सर के इलाके में इंडिया गठबंधन ने झंडे गाड़े हैं, तो सारण की जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी राजपूतों को टिकट नहीं देगी, वहां उनका वोट विपक्ष के उम्मीदवार को भी जा सकता है। और इंडिया गठबंधन के नेता अगर ये कह रहे हैं कि मोदी ज्यादा से ज्यादा साल भर के मेहमान हैं, तो यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि एनडीए दरकने लगा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग से पहले ही जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के एक सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, तो भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के टूटने का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीक्रेट बैलेट पर वोटिंग होती है, ध्यान रखिएगा, वहां पार्टी का कोई विप काम नहीं करता। और कांग्रेस कह रही है कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करना ही चाहिए। मगर बिहार में राहुल तेजस्वी के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि जनता अब खुद बोलने लगी है, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार की सड़कों पर गूंज रहा है, और जब महामानव संसद में एंट्री ले रहे हैं, तब संसद में भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है। अमित शाह को विपक्षी सांसद खुलेआम उनके मुंह पे तड़ीपार बुला रहे हैं और कह रहे हैं तड़ीपार गो बैक, और ओम बिरला चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए जब संसद सत्र की समाप्ति के बाद बिरला के साथ महामानव ने मीटिंग की, तो सबके चेहरे पर 12 बजा हुआ था, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा अब थमने वाला नहीं है। महामानव न विपक्ष को रोक पा रहे हैं और न ही जनता का मुंह बंद करवा पा रहे हैं। परसेप्शन की लड़ाई में लगातार मात खा रहे हैं, और सिर्फ बिहार ही नहीं, अब महाराष्ट्र से भी वोट चोरी के ताजा सबूत आने लगे। फ्रंट लाइन मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में एक जबरदस्त खुलासा किया है, और इस खुलासे ने महाराष्ट्र विधानसभा में धांधली के आरोपों पर मुहर लगा दी है। बावजूद इसके कि देवेंद्र फडणवीस हर आरोप को नकारते रहते हैं, मगर सच्चाई धरती फाड़ के निकल जाती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को महाराष्ट्र में करारी हार मिली थी। इंडिया गठबंधन ने 30 सीटें जीती, जबकि महायुति को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। सबको लगता था कि इंडिया गठबंधन ही विधानसभा चुनाव जीतेगा, मगर नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन जीत गया। तब से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे, ये जादू किसने किया। और इस सवाल का जवाब पनवेल से मिला है। आरोप वोट चोरी का है, क्योंकि पनवेल से 2 मुख्य उम्मीदवार थे, बीजेपी के प्रशांत ठाकुर और इंडिया गठबंधन के बालाराम पाटिल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों की अफवाहें थी। बालाराम पाटिल ने इसे गंभीरता से लिया और जांच शुरू की, और तब पता चला कि वोटर लिस्ट में 85,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर थे। पनवेल, उरण, एरोली और बेलापुर की वोटर लिस्ट में कुल 85,211 वोटर 2 या उससे ज्यादा बार रजिस्टर्ड थे। सिर्फ पनवेल में ही 25,855 डुप्लीकेट नाम थे। कुछ वोटर 2, 3 या 4 बार तक रजिस्टर्ड थे। उरण में 27,275 डुप्लीकेट नाम थे। एरोली में 16,096 डुप्लीकेट नाम थे, और एक ही व्यक्ति के कई ईपीआईसी कार्ड थे, नंबर थे। पनवेल और बेलापुर में 15,397 वोटर ऐसे थे जो दोनों सीट पर रजिस्टर थे। 588 वोटर ऐसे थे जिनका नाम, पता और डिटेल सब कुछ फर्जी था। इस फर्जीवाड़े के डिटेल के साथ बालाराम पाटिल ने सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ, जो रिटर्निंग अफसर भी थे, उनसे संपर्क किया, लेकिन एसडीओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर पाटिल 26 सितंबर 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने एसडीओ को 2 हफ्ते में फैसला लेने को कहा, लेकिन तब तक 20 नवंबर 2025 की तारीख आ गई। उसी दिन वोटिंग होनी थी, और वोटर लिस्ट में कोई सुधार नहीं हुआ। फर्जी वोट जस के तस रहे। 23 नवंबर को नतीजे आए, प्रशांत ठाकुर जीत गए, बालाराम पाटिल सब कुछ जानते हुए भी हार गए। मगर पाटिल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी टीम के साथ पनवेल के 574 बूथों में से 490 की जांच की। बावजूद इसके कि उन्हें वोटर लिस्ट की कॉपी या सरकारी अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई मार्क्ड लिस्ट भी नहीं मिली, फिर भी इनकी पड़ताल ने वोट चोरी का काला चिट्टा खोल दिया। विधानसभा चुनाव में 11,628 वोट 2 या इससे ज्यादा बार डाले गए। ये सिर्फ 490 बूथों का आंकड़ा है। अगर 574 बूथों की जांच होती तो आंकड़ा और बड़ा हो सकता था। अब सवाल यह है कि इतना फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद केंचुआ ने क्या किया, क्योंकि पनवेल मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का हिस्सा है और 65% आबादी शहरी है, और पनवेल में ऐसा फर्जीवाड़ा हो सकता है तो बाकी जगहों पर क्या क्या हुआ होगा। ये तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही ठेंगा दिखाने का मामला है। जून 2025 में बालाराम पाटिल ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा, लेकिन आज तक केंचुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल यह है कि क्या ये सब बीजेपी को जिताने की साजिश थी, और क्यों हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद वोटर लिस्ट ठीक नहीं हुई। महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका है, मगर बिहार में चुनाव होने वाला है। पाटिल की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बिहार में महाराष्ट्र की कहानी दोहराने की तैयारी नजर आती है। सवाल यह है कि 8 दिन बाद जब बिहार की वोटर लिस्ट आएगी तो क्या वो बिल्कुल शुद्ध होगी, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, डुप्लीकेट और फर्जी वोटर नहीं होंगे, क्योंकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि सच्चाई कुछ और है। भास्कर
भास्कर की 20 रिपोर्टरों की टीम ने 3 दिनों तक बिहार के 38 जिलों के 200 से ज्यादा बूथों पर पड़ताल की और जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बगहा, बांका, बेतिया, मधेपुरा, बख्तियारपुर, वैशाली और पटना में 18 लोग ऐसे मिले जिन्हें वोटर लिस्ट में मृत बताया गया है, लेकिन वो जिंदा है। चाहे वो बांका जिले के बंधुडी गांव की रेखा देवी हों या रामनगर विधानसभा की बबीता देवी हों। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 लोगों को पकड़ के लाइए जो जिंदा हों और उन्हें मृत बताकर नाम काट दिया गया हो। और यहाँ संख्या देखिए कितने लोग ऐसे मिल रहे हैं। बबीता देवी ने रोते हुए कहा कि मेरे परिवार के 3 लोगों, पति गरीब राम, बेटे जनक राम 29 साल और छोटे बेटे अमरेश कुमार को मृत घोषित कर दिया गया है। बबीता का दर्द सिर्फ उनका नहीं है बल्कि उन हजारों लोगों का है जिनका वोट छीना जा चुका है। गरीब राम ने कहा कि सरकार जीते जागते इंसान को मार दे रही है। 78 साल के नथुनी राम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी वोट दिया था लेकिन अब कागज में मरा हुआ दिखाकर मेरा वोट का अधिकार छीन लिया। ललन राम ने कहा कि मेरी पत्नी पार्वती देवी मेरे सामने बैठी है लेकिन वोटर लिस्ट में इनको मार दिया गया है। ललन राम के पड़ोस में 7 लोगों का नाम काटा गया है। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो गया? ज्ञानेश कुमार को बताना चाहिए। बगहा के बीडीओ अजीत कुमार ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया और कहा कि मामले की रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी जाएगी, मगर फाइनल वोटर लिस्ट में अब बहुत कम समय बचा है और जब इतने बड़े पैमाने पर जिंदा लोगों को मृत बताया जा रहा है तो क्या ये सिर्फ गड़बड़ी है या वोट छीनने की साजिश है? बावजूद इसके चुनाव आयोग कह रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से झूठ बोल रहा है और 21 अगस्त का उनका बुलेटिन भ्रामक है जिसमें केंचुआ ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। माले के नेता का दावा है कि उनकी पार्टी ने कई स्तरों पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कुणाल ने दैनिक भास्कर से कहा कि 20 अगस्त 2025 को माले ने अधिकृत बीएलए विश्वकर्मा पासवान आरा विधानसभा 194 बूथ संख्या 100 ने बाकायदा शपथ पत्र सहित फॉर्म 6 बीएलओ को सौंपा था। ये आपत्ति मिंटू पासवान जिनका एपिक नंबर फला फला है और मुन्ना पासवान जिनका एपिक नंबर फला फला है उन्होंने दर्ज कराई थी। उनके पास शिकायत की रिसीविंग कॉपी भी मौजूद है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने 21 अगस्त के बुलेटिन में शिकायत के मामले में माले के कॉलम में शून्य दर्ज किया है और कहा कि किसी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। माले ने कहा कि इस मामले में मिंटू पासवान खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। उन्होंने बिहार चुनाव कार्यालय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। वहां आश्वासन दिया गया कि भोजपुर जिले में उनकी आपत्ति स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। माले के सचिव कुणाल का सवाल है कि निर्धारित फॉर्म और शपथ पत्र जमा करने के बावजूद चुनाव आयोग आपत्तियों को शून्य क्यों दिखा रहा है? आखिर चुनाव आयोग चाहता क्या है? क्या वो ये जताना चाहता है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट एकदम ठीक ठाक है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और राजनीतिक दलों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है? इसलिए ज्ञानेश कुमार से वो सवाल पूछा जाना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत हाईकोर्ट के जजों से पूछ रहे हैं। चीफ जस्टिस BR गवई मोदी सत्ता से पूछ रहे हैं क्योंकि संविधान ने राज्यपाल को राज्यों का संरक्षक बनाया है। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि तमिलनाडु, पंजाब और केरल जैसे राज्यों में गवर्नर साहब विधेयकों को तशरीफ के नीचे दबा के बैठ जाते हैं। तमिलनाडु में तो हद हो गई, जब राज्यपाल के यहाँ लगभग 4 साल से स्टालिन सरकार के विधेयक धूल फांक रहे थे, न कोई जवाब न कोई कारण। ये बिल कोई मामूली कागज नहीं थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों से जुड़े थे जिनका सीधा असर जनता पर पड़ता है। लेकिन गवर्नर साहब को क्या है, वो तो महामानव की कठपुतली बनकर विधानसभाओं को ठेंगा दिखाते रहते हैं। चीफ जस्टिस BR गवई ने 21 अगस्त 2025 को 5 जजों की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच में तल्ख सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक संवैधानिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी वैध कारण के नहीं करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट हाथ में दही जमा कर बैठा रहे? क्या हमारी हिम्मत पस्त हो गई है? CJI गवई का यह सवाल कोई हल्का सवाल नहीं है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रखवाला है और अगर गवर्नर लोकतंत्र की चुनी हुई विधानसभाओं को फेल कर रहे हैं तो क्या कोर्ट चुप रहेगा? तमिलनाडु के गवर्नर ने 4 साल तक विधेयकों को दबाए रखा बिना एक शब्द बताए कि क्यों? क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? और क्या सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ तमाशा देखना है? मगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मोदी सत्ता की ओर से जो जवाब दिया उसे सुनकर हंसी भी आती है, नाराजगी भी और शर्म भी। मेहता साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के फैसले में राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर समय सीमा थोप कर कानून बनाने के क्षेत्र में दखल दिया है। ये मामला राजनीतिक क्षेत्र में सुलझना चाहिए, कोर्ट के आदेश से नहीं। अरे मेहता साहब, जब राज्यपाल विधेयक को सालों तक दबा के बैठे हों और जनता की चुनी हुई सरकारों को बंधक बना रहे हों तो ये कोई पंचायत का झगड़ा है जो खाप की चौपाल में आप सुलझा लेंगे? मेहता ने
उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी सीमा में रहना चाहिए। सवाल यह है कि जब गवर्नर अपनी सीमा लांघकर चुनी हुई सरकारों को दिव्यांग बना रहे हों तो कोर्ट क्या खामोश रहेगी? मेहता ने तर्क दिया कि हर समस्या का हल कोर्ट नहीं दे सकता। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ये जिम्मेदारी से भागने जैसा है। इस पर सीजेआई गवई ने मेहता को तगड़ा वाला जवाब दे दिया कि हम सरकार को माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहते, लेकिन राज्यपाल को बिल पर फैसला लेने का काम सौंपा गया है और वो सालों तक उसे रोक कर रखता है, तो क्या ये कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के बाहर है? जब इस कोर्ट ने 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन को बेसिक स्ट्रक्चर के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया, तो क्या न्यायपालिका बेबस है? सीजेआई गवई के इस सवाल का जवाब मोदी सत्ता के पास नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि लोकतंत्र और मताधिकार बचाने के मामले में भी वो अपनी बेबसी से बाहर निकले, और हाईकोर्ट को भी यह तय करना होगा कि विपक्ष को न्याय मिले, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के जजों पर सवाल उठा दिया है। एक कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाईकोर्ट के कुछ जज तो न्याय की मशाल जलाए रखते हैं, लेकिन कुछ का प्रदर्शन इतना निराशाजनक है कि रात को तकिए पर सिर रखते वक्त उन्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि आज जनता का कितना पैसा मुझ पर खर्च हुआ और मैंने उस भरोसे का क्या जवाब दिया। ये सवाल सिर्फ जजों के लिए नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था का कड़वा सच है, कहिए कि हर संवैधानिक संस्था का सच है, और जो बोल रहे हैं उनका भी है। मगर मिलाड को ऐसा क्यों कहना पड़ा? दरअसल ये बात यूं ही नहीं निकली है। देश भर की अदालतों में करीब 4.5 करोड़ मामले लंबित हैं। हाईकोर्ट में ही लाखों केस सालों से धूल खा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 18,000 से ज्यादा और जिला स्तर पर 1,60,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। ये सिर्फ 5 लोकसभा सीट वाले उत्तराखंड की न्यायपालिका का हाल है। सोचिए 80 सीटों वाले यूपी का हाल क्या होगा। और ये आंकड़े पूछ रहे हैं कि आखिर जज साहब लोग करते क्या है? क्या सिर्फ तारीख पे तारीख देना ही उनका काम रह गया है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केस का बार बार टलना समय की बर्बादी नहीं, बल्कि गरीबों के लिए न्याय से वंचित होने का टिकट है। क्या जजों को नहीं दिखता कि हर तारीख के साथ एक आम आदमी की उम्मीद मर रही है? उन्होंने कहा कि न्याय अब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मोटी फीस वाले सीनियर वकीलों को हायर कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हाई कोर्ट अब सिर्फ पैसे वालों की चौपाल बन गया है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ने 46,000 दोषियों की मदद की, जिन्हें विशेष अनुमति याचिका दायर करने में सहायता चाहिए थी, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसी याचिकाएं समय पर क्यों नहीं निपटती हैं? क्या जजों को नहीं दिखता कि जेल में बंद लोग भी सिर्फ एक सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं? और जब मिलाड दूसरों को लताड़ रहे थे तो सवाल उठता है कि खुद क्या कर रहे हैं? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले मामले में इन्होंने सुनवाई क्यों टाली? क्यों होली का इंतजार किया? क्या वो खुद समय पर फैसला सुना रहे हैं या फिर खाली दूसरों को नसीहत दे रहे हैं? क्या उन्हें नहीं लगता कि बिहार एसआईआर मामले में जिस तरह से सुनवाई हुई है वो बिहार के गरीबों के साथ अन्याय है? क्या उन्हें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उमर खालिद और गुलफिसा फातिमा के मामले पर चुप्पी साधे हुए है वो न्याय का मजाक है? क्या जस्टिस सूर्यकांत को ये नहीं दिखता कि चुनाव आयोग किस तरह न्यायपालिका की आंखों में धूल झोंक रहा है, जब उन्हीं की आंखों के सामने 3 साल बाद ईवीएम की रिकाउंटिंग में फैसला उल्टा जा रहा है? आखिर हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जस्टिस वर्मा के मामले में न्यायपालिका क्यों घिरी हुई है? सवाल सिर्फ हाई कोर्ट का नहीं, सवाल पूरी न्यायपालिका का है। चुनावी डेटा के मामले में जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून बदला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? कर्नल सूफिया कुरैशी के मामले में बीजेपी के नेता को खुली छूट कैसे मिल गई? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जो बदलाव लाना चाहते हैं पहले हमें उसे अपने भीतर उतारना चाहिए। वैसे आप इस बात से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।